नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा सुमन वाजपेयी। आज अपने इस स्पेशल बुलेटिन में हम बात करेंगे अपराध की बहार को लेकर। जी हां, बीते कुछ दिनों से यूपी में अपराध की बहार से आ गई है। एक के बाद हो रही ताबड़तोड़ वारदातों ने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं। लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक हालात एक जैसे हैं, तो वहीं कानपुर जिले में ताबड़तोड़ आपराधिक वारदातों से हड़कंप मचा हुआ है। 5 दिनों में हत्या की 5 वारदातों से कानून व्यवस्था पर हजारों सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ अपराध की वारदातों ने लोगों को हिलाकर रख दिया है, तो वहीं पीड़ितों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। इस जर्जर कानून व्यवस्था का ये आलम तब है जब जिले में 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारी तैनात हैं। कानपुर में अपराध पर लगाम लगाने और लोगों को सुरक्षित माहौल देने के लिए जिले की पुलिस को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जिले में कमिश्नरेट और आउटर सिस्टम लागू किया गया। कमिश्नरेट में एडीसी लेवल के अधिकारियों को कमान दी गई, तो वहीं एसएसपी स्तर के अधिकारी को आउटर पुलिस की कमान सौंपी गई। हालातों को सुधारने के लिए की गई ये व्यवस्था कोड़ में खाज साबित हो रही है। 8 तारीख को विगत घटना हुई थी। उस घटने में हमारे भाई को निर्दोष जेल भेज दिया था पुलिस ने। उसी ने 112 नंबर डायल किया था। 112 नंबर डायल करने के बाद घटना की सूचना दी और जबरम बैठ के वो वहाँ थाने तक गया, गुजनी थाने तक, और उसी को जेल भेज दिया गया। और जिन लोगों का इन्होंने जिसके खिलाफ जो लोग मुकदमा वादी और चश्मदीद गवाह, उन लोगों ने अपना हलफनामे में कहा कि ये व्यक्ति उस समय घटना में नहीं था। क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही? हम विगत 15 दिनों से केवल चक्कर काट रहे हैं। माननीय कहीं कमिश्नर साहब के यहाँ जा रहे हैं, कहीं कमिश्नर साहब के यहाँ स्पीड पोस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से जाने के बाद श्वसन मिलता है डीसीपी के यहाँ, तो डीसीपी के यहाँ जा रहे हैं। डीसीपी जी के यहाँ पे जा करके हमने उनको सारे घटना से अवगत कराया और उनको प्रार्थना पत्र दिया। और सभी लोग एसीपी के यहाँ जांच के लिए बोल रहे हैं कि भाई एसीपी के यहाँ जांच ट्रांसफर हो गई है। बना दिया। हाँ, ये हमको केवल घुमाने का काम कर रहे हैं। आज न्याय के लिए आज हम 15 से 20 दिन हो गए केवल न्याय के लिए हम घूम रहे हैं। दरअसल अधिकारियों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन लोगों की जवाबदेही तय नहीं की गई, जिसके चलते छोटे छोटे मामले भी हल नहीं हो पा रहे हैं। आलम यह है कि थानों में लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, जिसके चलते अधिकारियों के पास फरियादियों की संख्या बढ़ रही है। अधिकारी फिर से उन्हें वापस थाने भेज देते हैं। पुलिस कमिश्नर पीड़ितों को संबंधित जोन के डीसीपी को भेज देते हैं। डीसीपी उसे एडीसीपी और एडीसीपी उसे एसीपी को भेज देते हैं। कुल मिलाकर पीड़ित घनचक्कर बन जाता है, जिसकी नजीर है पिछले दिनों चकेरी थाना क्षेत्र में हुई ठेकेदार की हत्या की वारदात, जिसमें पीड़ित इंसाफ के लिए चक्कर काटता रहा। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। दबंग बिल्डर ने उसका भुगतान करने के बजाय उसे जिंदा फूंक दिया। इसी तरह लोग पुलिस कमिश्नर से थाने तक के महीनों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कोई जरूरत नहीं है किसी के पास में। मैं अनुशासन का सिपाही हूँ, मैं अनुशासन में रहना चाहता हूँ। मुझे जब न्याय नहीं मिलेगा तब मैं इधर उधर भागूंगा और मुझे सस्पेंड कर देना या ये कर देना, इससे न्याय नहीं मिलता। मुझे न्याय दें। मेरी पत्नी मर गई, मेरे बच्चे तड़प रहे हैं, अर्थात मुझे मेरी पत्नी मरने के बाद में मैं सीएम महोदय के यहाँ गया, एफआईआर का आदेश मिल गया, फिर भी अरे मान लो कमिश्नरेट आ गई है, अब तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि जब से कानपुर में कमिश्नरेट लागू हुई है और 14 आईपीएस अधिकारी बड़े अधिकारी हैं और प्रदेश के बड़े अधिकारियों में उनके नाम भी आते हैं, उसके बाद भी कानपुर में इसलिए नहीं हो पा रही है कि अपराध पे लगाम नहीं है। मेरा यह मानना है कि शायद जब से कमिश्नरेट लागू हो गई है तब से पुलिस जो है और बेलगाम हो गई है। कहीं न कहीं उसमें जो है दिखने लगा है कि अब अगर शिकायत जाएगी भी तो मेरे बॉस के पास ही जाएगी। ऐसे में निचले स्तर पर जो भी पुलिसकर्मी हैं, कहीं न कहीं उनके हौसले बुलंद हैं और वो अपने खुलासा में जरा भी ध्यान नहीं देते हैं कि दोषी जा रहा है या निर्दोष जा रहा है। ऐसे कई एक मामले आ चुके हैं प्रकाश में अभी हाल ही में, जिनमें लोगों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो निर्दोष थे, फिर भी उनको दोषी बना करके जेल भेज दिया गया है। शहर में अपराध चरम पर है। आलम है कि दबंग दिन दहाड़े दुकानों पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस तमाशा देख रही है। बलात्कार पीड़िता थानों में चक्कर लगाने को मजबूर है। वहीं पिछले दिनों कानपुर में हुई हिंसा की वारदात में भी पुलिस की लापरवाही सामने आई थी। पुलिस ने बंदी की अपील के बाद भी मामले में लापरवाही बरती और शहर में दंगा हो गया। इधर 5 दिनों में 5 मर्डर की घटनाओं ने शहर को हिला कर रख दिया। 16 जुलाई को पनकी इलाके में राजमिस्त्री अरुण कुमार की अपहरण करके हत्या। 20 जुलाई को बिल्हौर के सुखापुरवा में 65 वर्षीय बुजुर्ग राम सिंह कटियार की हत्या। 20 जुलाई को ही चकेरी इलाके में बिल्डर ने ठेकेदार राजेंद्र पाल को जिंदा फूंका।
21 जुलाई को घाटमपुर में राजेश संखवार को डंडे से पीट कर मार डाला गया। 21 जुलाई को ही कल्याणपुर के मकड़ीखेड़ा में विशाल की हत्या कर दी गई। इसके अलावा शहर के साउथ जोन में रोजाना गुंडाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं। ऐसे में व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। के न्यूज के लिए कानपुर से सुनील गुप्ता की रिपोर्ट। और पढ़ने लिखने की उम्र में किताब कलम की जगह पर तमंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं किशोर। इलाके में हनक दिखाने को तमंचे और पिस्तौल के साथ में फोटो वायरल बन गया है किशोरों व युवकों का शौक। सोशल मीडिया पर लगातार हर्ष फायरिंग, अवैध तमंचे के साथ में तस्वीरें हो रही हैं वायरल। तस्वीर में कमर में तमंचा लगाकर तस्वीर ये नाबालिग की है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और वायरल तस्वीर जेठवाड़ा थाने के हरिहरपुर केलहा गांव के सोनू उर्फ दिलशाद नाम के किशोर की बताई जाती है। और गोरखपुर जिले के खजनी थाना क्षेत्र मऊधर मंगल में लेंटर का वर्जा निकालने को लेकर विवाद हो गया और जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गया। उसी दौरान एक पक्ष लाइसेंसी बंदूक से 3 लोगों पर गोली चला देता है और उसी दौरान 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पुलिस विभाग में तैनात प्रमोद यादव व एसएसबी में तैनात भगवान दास छुट्टी पर आए थे। बताया गया कि विवाद के दौरान लाइसेंसी बंदूक से सुरेमन यादव, भोलू यादव, राजधारी यादव को दौड़ाकर गोली मार दी, जिससे माहौल गर्म हो गया। सूचना पर खजनी पुलिस पहुंची और तत्काल ही सीओ खजनी अनिल सिंह टीम गठित कर आरोपियों की तलाश में जुट गए हैं। गांव में तनाव है जिसके चलते भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। एक मकान का विवाद है जिसमें छज्जा निकालने को लेकर आज सुबह विवाद हुआ है। इसमें एक प्रमोद यादव आरक्षी बताया जा रहा है, इटावा का पोस्टेड है, उसने फायरिंग की है जिससे 3 लोगों को गोली लगी है। हालांकि तीनों की स्थिति खतरे से बाहर है। और अगली खबर का रुख करते हैं खबर सरोजनी नगर से, जहां पर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। गुमशुदगी दर्ज कर हाथ पर हाथ धरे पुलिस बैठी रही है। 18 जुलाई की सुबह से लापता रविशंकर की हत्या, 45 वर्षीय रविशंकर मिश्रा की जान गई है। सुबह घर के बाहर रविशंकर की लाश मिली। पुलिस गुमशुदगी मानकर खुद लौट आने का इंतजार करती रही और शांतिनगर इलाके का रहने वाला था दिव्यांग रविशंकर। 1 हफ्ते से लापता रविशंकर की घर के बाहर ही लाश मिली है। और अपराध की इसी बहार को लेकर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ में सुनील गुप्ता जी हैं, ब्यूरो चीफ हैं, कानपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और साथ ही सुधीर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, एक्स आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। तो बहुत स्वागत आप दोनों का आज के हाथ में। सुनील जी के अपराध की बाहर को कह सकते हैं कि जिस तरीके से कानपुर में अपराध इतना बढ़ा हुआ है।
जाहिर सी बात है वायरलेस सेट पे उसका मैसेज चला हत्या करने के इरादे से उसको ले जाकर बरामद हो जाता है। लेकिन जो पुलिस की समय जो कार्यशैली बिगड़ी हुई है वो सीधी सीधी एक चीज उससे स्पष्ट हो जाती है कि ऊपर बैठे जो उनके अधिकारी है कहीं ना कहीं वो सब एक तरफ से भ्रष्टाचार में उन्होंने एक ही ध्येय बना लिया है कि हमको सिर्फ और सिर्फ रुपया चाहिए। पुलिस लगातार जमीनों के मामले में हस्तक्षेप करके कहीं ना कहीं पीड़ितों को ही उठा करके जेल भेज दे रही है। ऐसे कई मामले एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़ित परेशान हो करके पुलिस कमिश्नर स्तर तक पहुंच जाता है, पुलिस कमिश्नर के स्तर पर पहुंचने के बाद भी उसकी वही स्थिति होती है कि पुलिस कमिश्नर के यहाँ से डीसीपी और डीसीपी के यहाँ से एसीपी और सीपी के यहाँ से फिर घूम करके वो थाना और फिर चौकी पे आकर के उसकी जो सारी की सारी कवायद है वहां पे आकर के खत्म हो जाती है। इन सब चीजों से स्पष्ट हो जाता है कि जो दरोगा है स्तर पे ही जो कुछ वो उसने मान लिया कि मैं चाहे ये करूं या मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी की तर्ज पर पूरा का पूरा सिस्टम एकदम पूरा कोलैप्स कर चुका है। क्योंकि कोई भी अधिकारी ये नहीं जवाबदेही तय करता है कि अगर पुलिस कमिश्नर के यहाँ या फिर यहाँ के जिले के एसएसपी के यहाँ या फिर जो आउटर यहाँ पे बना हुआ है एसपी है वहां पे या फिर एडीजी के यहाँ अगर किसी ने प्रार्थना पत्र दिया है तो आखिर वो उस व्यक्ति को वहां पर पहुंचने की जरूरत क्यों महसूस हुई, आखिर उसका थाना स्तर पर उसकी समस्या क्यों नहीं हल की गई। और जब उसके स्तर पर वहां पर आ करके भी वो व्यक्ति वहां परेशान होकर के अगर शीर्ष अधिकारी के पास आ जाता है उसके बाद उसको फिर वहीं भेज दिया जाता है। अगर ये पुलिस कमिश्नर हो या फिर एडीजी हो या फिर जो आउटर के एसपी हो, अगर ये अपनी जिम्मेदारी तय कर ले तो शायद जो अधिकारियों का भीड़ लग रही है वो उस भीड़ पर भी लगाम लग सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कुछ काम नहीं करना चाहता है। अगर उनका प्रार्थना पत्र आ जाए, प्रार्थना पत्र की बाकायदा कोई मॉनिटरिंग करे, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि 72 घंटे में जनता दरबार में आने वाले की सुनवाई होगी और 72 घंटे में उसकी समस्या का हल भी होगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी मिले जो जनता दरबार तक गए और वहां पर प्रार्थना पत्र देख करके आए, उसके बाद भी 72 घंटे छोड़िए 3 महीने बाद भी उनकी समस्या जस की तस भी बनी हुई है और वो परेशान होकर के अधिकारियों के सिर्फ और सिर्फ चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन यह अगर जब उनकी समस्या को हल नहीं होता है तो मजबूरी में जा करके कोई आत्महत्या कर रहा है तो कोई आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। एक चीज ये भी आप देखिए कि डीएम के यहाँ आने के बाद वो व्यक्ति जिसकी जमीन पर कब्जा कर लिया गया, लगातार थाना अधिकारी डीएम एसडीएम सब पे चक्कर लगा लगा वो परेशान हो गया। लेकिन जब थक हार गया तो उसे एक ही रास्ता नजर आया कि उसमें मिट्टी का तेल उठा करके और डीएम दफ्तर के बाहर आकर डाल लिया, शिकायत का तो उसकी जमीन वापस मिल गई। सीधी सी बात है, अधिकारियों का आत्म सम्मत तो आत्मदाह करें। सही अगर इस तरीके की ये अगर अधिकारियों की मानसिकता हो गई है तो इससे एक चीज स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये जो अधिकारी हैं वो पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में डूब चुके हुए हैं और उनका एक ही उद्देश्य है सिर्फ स्नान कर देना, क्यों कहीं ना कहीं वो सरकार को घेरने पर मजबूर हो जाए और सरकार को इस कदर घेर दे कि सारा का सारा जो ठीक रहा है वो सीधे सीधे मुख्यमंत्री के सर पर मरा जाए। क्योंकि जो आज जो स्थितियां हैं पूरी की पूरी इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं कि कोई भी अधिकारी किसी को सुनने को तैयार नहीं है, किसी को निर्दोष जेल भेज दिया जाता है तो वो जा करके पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचता है, एडीजी स्तर के पास पहुंचता है तो वो वहां पर फिर वही प्रार्थना पत्र वापस वहां भेज दिया जाता है। और ऐसे में वो दरोगा जिसने उसको जेल भेजा होता है वो खुद उसके ऊपर हंसता है कि देखा तुमने जो जहां पे गए थे आखिर अंततः मेरे पास आना पड़ा। तो थक हार करके सीधी सी एक चीज बात यही है कि कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। यहाँ पर सब कुछ पूरी तरीके से एकदम जो अधिकारी नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। और अगर यही स्थिति रही तो अब यही होगा कि आदमी जो कहेगा कि खुद आदमी जो व्यक्ति हैं वो तो परेशान होकर के उनकी मजबूरी है कि उनको आत्महत्या करनी पड़ रही है। अगर तमाम सारे आंकड़े देखे जाए तो इतने इस कदर आंकड़े बिगड़ चुके हैं कि कितने लोग किसी ने आत्महत्या कर ली तो उसके बाद भी वो मर गया, उसके बाद भी उसकी जमीन पर उसको कब्जा नहीं मिला। और बड़ी बात अभी जिस तरीके से जो चकेरी का मामला सामने आया कि यहाँ पर राजेंद्र परेशान हो गया, उसने थाने में लेकर के अधिकारियों का तमाम चक्कर लगाए, लेकिन जब उसने उसको आग लगाकर उसको मार दिया गया तो इसमें भी पुलिस उस पर तमाम सारी जांच की बात
कह रही कि उसने आग लगाई है, उसको खुद लगा ली। तो इस पर भी कहीं ना कहीं एक चीज ये हो जाती है कि सिर्फ पुलिस का काम है कि लोगों पर शक जताना। अगर कोई पीड़ित है वो जाता है तो पुलिस उसको ही लुटेरा बना देती है, लुटेरा बना करके उसको जेल भी भेज देती है। और एक नहीं तीन, जहां पर एक गुजैनी की बात करें तो वहां पर एक ही थाना क्षेत्र में एक दिन में 3-4 लूटें हो गई। उन तीनों चारों लूटों को उसने एक लूट दिखाने के चक्कर में निर्दोष को उसको जेल भेज दिया, और जो पीड़ित था उसको जेल भेज दिया। उसके अलावा यानी साफ तौर पर सुनील जी, यानी साफ तौर पर लापरवाही जो है, बना दिया। साफ तौर पर लापरवाही जो है वो पुलिसकर्मियों की देखने को मिल रही है, जिसके चलते क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपराध जो है वो चरम सीमा पर पहुंच गया है, जो कि विकास के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्षेत्र के। इसी पर और भी लोग विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में मोहम्मद सफी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, और साथ ही रोहित मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता है, फिलहाल वो भी जुड़ चुके हैं। सुनील शर्मा हमारे साथ में पहले से ही बने हुए हैं, तो माफ कीजिएगा हमारे साथ में मोहम्मद सफी नहीं, अली अख्तर जुड़े हुए हैं। तो अली अख्तर से भी हम जानकारी लेंगे। अली अख्तर, आप बताइए, लखनऊ की बात करें तो प्रदेश की राजधानी है, लेकिन अपराध जो है वो चरम पर अभी भी बरकरार है। एक तरफ मुख्यमंत्री लाख प्रयास करते हैं अपराध मुक्त प्रदेश बनाने के लिए, वो दावे करते हैं कि हमारे प्रदेश में अपराध पर हम लगाम लगाएंगे, सख्त कानून व्यवस्था बनाएंगे, लेकिन क्या हो अगर कानून व्यवस्था बनाने वाले ही लापरवाही बरतने लगे? ऐसे में इस कानून का अपराध पर लगाम लगाने का डर, पुलिसकर्मियों का डर, आखिर अपराधियों में, बदमाशों में कैसे होगा? अली, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज अनम्यूट कराएं आप। जी गरिमा, जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए, अपनी बात पूरी करिए। जी गरिमा, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है, जो पुलिस का डर है वो इस वक्त बिल्कुल पुलिस के दिल में जो डर है वो बिल्कुल डर खत्म हो चुका है। सरकार का डर खत्म हो चुका है, अपने आला अधिकारियों का डर खत्म हो चुका है। और ये जो जीरो टॉलरेंस पे जो सरकार योगी आदित्यनाथ की बनी है, जो जीरो टॉलरेंस पे काम करने वाली सरकार है, उसमें भी पुलिस महकमा जो है वो पूरी तरह से निराधार नजर आ रहा है। पूरी तरह से पुलिस किसी का भी जो शासन से जो शासनादेश हो रहा है, या किसी प्रकार से जो कमिश्नर निर्देश दे रहे हैं या डीजीपी निर्देश दे रहे हैं, उनके निर्देशों की लगातार धज्जियां होती आ रही हैं, और पुलिस महकमा जो है वो अपनी जगह मजबूत नहीं नजर आ रहा है। और बल्कि एक रही बात क्राइम की, तो आए दिन लखनऊ की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में आए दिन क्राइम हुआ करते हैं। अभी आज ही की बात है सरोजनी नगर की, कि 3 दिन से एक शिवशंकर नाम के आदमी 3 दिन से गायब थे सरोजनी नगर से, और उनकी डेड बॉडी को, उनके शव को आज गुंडे जो थे, जो माफिया थे, वो उनके घर के बाहर फेंक गए, और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी रही। और बल्कि जब लोगों ने वहां पहुंच के प्रदर्शन किया, लोगों ने पूछा कि भाई इस प्रकरण पर क्या कदम उठा रहे हैं, तब जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन तब तक उसका शव जो है वो उनके घर के बाहर फेंका जा चुका था। तो इस तरह की कई घटनाएं हैं जो सामने आती हैं। जैसे कि चौक का ले लिए कि चौक में परसों एक 376 का केस हुआ था, बलात्कार का केस हुआ था, जिसमें पीड़ित जो है वो लगातार गुहार लगा रहा था पुलिस से कि मेरी एफआईआर कर दी जाए, लेकिन पुलिस के कान पे जू भी नहीं देख रही थी। पुलिस ने कोई एफआईआर नहीं करी, सिर्फ ये कहती रही कि मैं उसको पुलिस देखेगी, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। जब वही हुआ कि जब पब्लिक इकट्ठा हुई और इकट्ठा होकर जब वहां पे नारेबाजी करने लगी, तो वहीं पर पुलिस ने दोबारा जल्द से जल्द उस प्रकरण की एफआईआर लिखी, और जो दोषी थे उनको पकड़ने का प्रयास किया, और जो पीड़ित थे उनको ये आश्वासन दिया कि पूरी तरह से इस पर कार्रवाई की जाएगी। तो गरिमा, इस तरह की कई चीजें यहाँ देखने को मिलती है। बल्कि यहाँ पर लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी जो एलडीए है, एलडीए के भी कई चीजें सामने आती है कि यहाँ, हालांकि प्रकरण एलडीए का नहीं है लेकिन पुलिस से जुड़ा है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि एलडीए के कई लेटर्स होते हैं जो अवैध बिल्डिंग बनती हैं, और जिसपे पुलिस पूरी तरह से अपना मुस्तैद रहती है। पुलिस पूरी तरह से अपने बंदोबस्त में लग जाती है कि जिस तरह से लेटर आते हैं एलडीए के, जिस तरह से पुलिसिंग लेटर आते हैं, उसको लेटर को मंगवाया जाता है, फिर बिल्डर से मिल के कहते हैं कि भाई आपका ये अवैध निर्माण है, मुझको इतना पैसा दिए, इतना पैसा देने के बाद आपका सीलिंग मैं रुकवा दूंगा। इस तरह के कई थानों के केस सामने नजर आते जा रहे हैं गरिमा जी।
बिल्कुल। तो देखिए कहीं ना कहीं आप भी जिस तरह से यहाँ पर उदाहरण देते हुए नजर आए कि इन सारे मामलों में यहाँ पर कहीं ना कहीं साठगांठ होती है, लापरवाही बरती जाती है, जिसके चलते अपराध की जो बहार है वो देखने को मिल जाती है, जो मुझे लगता है किसी भी प्रदेश के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। सुधीर शर्मा जी हमारे साथ में हैं, एक्स IPS ऑफिसर रहे हैं हमारे साथ में। सुधीर जी, आपका भी बहुत स्वागत आज हमारे इस कार्यक्रम में। लेकिन सुधीर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने सुना हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ में सुनील जी ब्यूरो चीफ है कानपुर से, वो पूरी विस्तृत रूप से उन्होंने काफी जानकारी दी कि किस तरह से लापरवाही जो है वो पुलिस कर्मियों की देखने को मिलती है। रोहित ने भी हमारे यहाँ जुड़े हुए लगातार, अली अख्तर ने बताया कि लखनऊ में किस तरह से अलग अलग विभागों में साठगांठ होती है, जिसके चलते भ्रष्टाचार होता है, जिसमें लोग फंस जाते हैं और बाद में कई बार जब ऐसे मामले उजागर होते हैं तो इन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जनता जरूर पीसी जाती है। आपको नहीं लगता क्या होना चाहिए कि इस तरह से लगाम लग सके? आप जानते हैं एक तरफ मुख्यमंत्री जी लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर पुलिस अधिकारी ही उनकी इन बातों पर पलीता लगाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर दिक्कत तो होगी ना। अपराध, अपराधी और समाज, जब से समाज की उत्पत्ति हुई है, ये समाज चल रहा है, ये अपराधी जिंदा है, अपराध करते हैं, पकड़े जाते हैं, सजा मिलती है, पुलिस सजा नहीं दे पाती, कानून को सजा देता है। आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल आपने सुना होगा, नूपुर हत्याकांड में CBI ने 2 बार क्लोजर रिपोर्ट लगाई, लेकिन कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उनको सजा दी। कानून से ऊपर कोई नहीं है। इंसान गलती कर सकता है, समय गलती कर सकता है, आप आंख बंद कर सकते हैं, लेकिन कानून को इसलिए कहा गया है, कानून अंधा जरूर होता है लेकिन वो न्याय करता है। न्याय मिलने में देरी हो सकती है लेकिन न्याय डिनाई नहीं होता। अपराधी कितना ही बड़ा हो, आपको सबको मालूम है कि हमारे कितने आय तक इस समय जेल में चक्की पीस रहे हैं, जेल में है, क्योंकि उन्होंने अपराध किया। वो SP स्तर के भी थे, DIG स्तर के भी है और जेल में है। अगर पुलिस इतनी सक्षम होती, बेईमान होती, गलत होती, क्या आपको नहीं बता सकती थी? नहीं। अपराधी लाख ताकतवर हो, लाख मजबूत हो, गीता में लिखा है जिस दिन उसके 101 अपराध पूरे हो जाते हैं, गर्दन उसकी कट जाती है। और रही कानपुर की बात, कानपुर में 5 जो मर्डर हुए हैं, उनका मोड ऑफ ऑपरेंसी देखिए। ये कोई अपराध संगठित लोगों ने नहीं किए, ये कोई अपराध किसी ने दुश्मनाई नहीं किए, व्यक्तिगत दुश्मनाई, लाठी डंडे से कोई प्लानिंग करके नहीं मारता है। जब भी अपराध आवेश में, भावनाओं में, निजी कारणों से होता है तो अपराध हो जाता है। हम लोग को पढ़ाया गया, आज भी वो शाश्वत सत्य है, किसी भी मर्डर के 3 कारण से बड़ा चौथा कारण से नहीं हुआ है, जल, जमीन और जोरू। इन्हीं 3 वजह से हत्याएं हो रही हैं। आप किसी 5 मर्डर में देख लीजिए, इनकी पृष्ठभूमि में यही निकल करके आएगा। आप पुलिस को तब फेलियर कहती कि जब पुलिस इन मुजरिमों के विरुद्ध कार्रवाई ना करे। कार्रवाई कोई रिपोर्ट नहीं है कि मरने वाले व्यक्ति ने बता दिया वो किसने किसने मारा है, पुलिस जाए उनको उठा के ले और जेल में डाल दे। हमारे समाज के लोग ही उन अपराधियों को प्रश्रय देते हैं, छुपाते हैं, और पुलिस कोई आदमी का चिराग नहीं है। हम आपकी जानकारी बता दें कि इस तरह मौजूदा जो सिस्टम है, आपके कानपुर में जो अधिकारी हैं, जो DGP है, जो पुलिस के इतने मजबूत अपने काम के लिए जाने जाते हैं DS चौहान कि उनके काम का लोग मुजरिम लोहा मानते हैं। जहां जो उनकी पोस्टिंग रही, मुजरिम शहर छोड़ के भाग गए। बोलते देखिए, अपराध एक दिन में नहीं रुक सकता, अपराध कभी बढ़ता है कभी घटता है। ये पुलिस अपराधों के चोरी चोर छिपाई का खेल चलता रहता है। आपने एक और बात की, गृह जी इस चीज को मानते हैं कि कुछ सरकारी कर्मचारी हर विभाग के लिए, एक पर्टिकुलर पुलिस की बात मत कीजिए, एक संगठित ग्रुप बनाकर के अपराध करते हैं, उनको भी हमारी STF बिल्कुल जेल भेजती है। आप पेपर पढ़ रहे होंगे, ND के एक वरिष्ठ अधिकारी भागे भागे घूम रहे हैं, घर की कुर्की हो गई, हमको पूरे नाम का याद नहीं, नदियाद साहब है, उनकी रोज फोटो निकल रही है। कब तक बचेंगे? उनका घर भी बिकेगा, घर भी खुदेगा। लेकिन बिल्कुल सुधीर जी मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ में, मैं ये भी जानना चाहती हूँ ना कि देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कार्रवाई तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक लूप होल रह जाता है, क्योंकि जिनके हाथों पर, जिन पर पीड़ा हो अपराध को मुक्त कराने का, प्रदेश को अपराध से, अगर वो ही अपराध में संलिप्त होते जाएंगे या अपराधियों को कहीं ना कहीं मदद, मैं अगर सीधा तौर पर न सीधा तौर पर अपराध कर रहे हैं, अपराधियों की मदद कर रहे हैं, किसी प्रकार का संरक्षण दे रहे हैं, तो ऐसे में अपराध
की संख्या जो है वो बढ़ेगी, मुझे लगता है अपराधियों की, तो वो चीज पर लगाम लगनी चाहिए। सुधीर जी, आपके पास वापस आएंगे, आपकी पूरी बात हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं। काशिफ हमारे साथ में। काशिफ, आपका बहुत स्वागत है हमारे के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आपको बधाई। मेरा नाम कासिफ है, कासिफ नहीं, आप माफ कीजिएगा जी। मैम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस मुद्दे पे आप लोगों ने डिबेट करी। ये आप लोगों का मुद्दा बहुत अच्छा है और इससे कानपुर में रहता हूँ, कानपुर में रोजाना ऐसे कहीं ना कहीं केस देखने को मिलते रहते हैं। आप लोग ने इस मुद्दे को उठाया, आप लोग को बहुत बहुत बधाई। और आप मुख्यमंत्री जी को हम लोग के ये देखना चाहिए कि आप वहाँ बैठे हो, सिर्फ आप कह देते हो, लेकिन आप उन पे नजर नहीं रखते हो, अधिकारियों पे जो ये करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि ये इन लोगों को, अधिकारियों को देखें, उन पर मॉनिटरिंग रखें। ये अपने इनको खुली छूट दे दी जाती है तो ये जो मर्जी होती वो करते रहते हैं। बिल्कुल, यानी नजर इन लोगों पर भी रखी जानी चाहिए ताकि इस तरह के जो अपराध है वो न हो सके, और इसमें साफ तौर पर जो पुलिस कर्मी है वो कहीं ना कहीं संलिप्त ना हो सके, ताकि इन अपराधियों पर पुलिस का डर हो और अपराध मुक्त प्रदेश बन सके। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। वहां से घर आने में कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ती है? लक्ष्य, तुम बताओ। हाँ मैम, क्या बताऊं? अरे ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब कहते हैं ध्यान दो, टीचर कहती क्लास में ध्यान दो, गाना गाती हूँ तो सुर पे ध्यान दो, क्रिकेट खेलता हूँ तो बॉल पे ध्यान दो, मम्मी कहते हैं खाने पे ध्यान दो, पापा कहते हैं उनकी बात पर ध्यान दो। ध्यान ध्यान ध्यान, सुनते सुनते पक गए कान, पर किसी ने ना कराई ध्यान देने से पहचान। फिर हमारे सरकारी स्कूलों में आया हैप्पीनेस करिकुलम, जिसने सिखाया ध्यान लगाने के गुण। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल से हैप्पीनेस क्लास चलाई जा रही है। बच्चे और टीचर्स बताते हैं कि हैप्पीनेस क्लास की वजह से बच्चे पढ़ाई पर फोकस करने लगे हैं, और पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चे अब उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। हैप्पीनेस क्लास के 4 साल पूरे होने के मौके पर दिल्ली सरकार 14 जुलाई से 29 जुलाई तक हैप्पीनेस उत्सव मना रही है। आप भी अपने नजदीकी स्कूल में आएं और हैप्पीनेस उत्सव का हिस्सा बने। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। आलू भिंडी बैंगन कद्दू लौकी तूरिया, गोल्डी सब्जी मसाले से स्वाद का जादू देखो चालू, हाँ स्वाद का जादू चालू, स्वाद का जादू चालू, गोल्डी सब्जी मसाले से स्वाद का जादू चालू। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अपराध की बहार को लेकर। हमारे साथ में इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं। उनके पास वापस चलते हैं। हमारे साथ में रोहित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रोहित, आपका भी बहुत स्वागत है। रोहित मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रोहित, आपसे अगर हम पूछे, फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि समाज में अपराध जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, खासतौर पर कुछ प्रदेशों में, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की जो लापरवाही होती है वो इन लोगों में इनकी संख्या में इजाफा करा देती है। आपको क्या लगता है किस तरह के काम किए जाने चाहिए ताकि समाज से अपराध जो है वो दूर जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी आजकल जो लखनऊ, कानपुर और ऐसे जैसे बड़े बड़े शहरों में जो अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो लोगों के पास रोजगार ना होना और दूसरे ऐसे कई मुद्दे भी हो सकते हैं। हमें इसकी तह में भी जाना होगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात, प्रदेश सरकार बात कर रही थी जीरो टॉलरेंस की, अभी जैसा बात भी हो रही थी, और अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिस कर्मियों, नेताओं और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की भी। लेकिन अगर इजाफा हो रहा है, इजाफा जैसे आज ही अखबार में कहीं कुछ किसी की कार जो है 2 लोगों ने छीन ली, रास्ते में मर्डर हो गया, ये खबरें अभी भी आम हैं। जबकि प्रदेश में सरकार और एक मजबूत सरकार पिछले 5-5 सालों से है। अगर उसके बाद भी 100 में से 1 अपराध हो रहा है तो मान लिया, चलिए गीता का पाठ हमने पढ़ लिया, 2 हुआ, संतोष कर लिया, लेकिन 3 अपराध होने पर हमें जीरो टॉलरेंस की नीति पर आना होगा। अगर समाज में अपराध बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब पुलिस का जो खौफ है, जैसे हम लोग सुनते थे खाकी का खौफ, तो खाकी का जो खौफ है वो शायद अपराधियों के मन से डाइल्यूट हो रहा है या वो खत्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे सीएम साहब एक मजबूत सीएम हैं और एक आदेश देने वाले सीएम हैं और उसका पालन कराने वाले भी सीएम हैं। अगर उनके रिजीम में ऐसा हो रहा है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को ये बात सोचना होगा कि कहीं पुलिस की जो दशा है वो शोचनीय ना हो जाए। और जो आम आदमी है, आम आदमी अपराध मुक्त समाज, सरकार जब सत्ता में आई वापस दोबारा, तो अपराध मुक्त समाज की बात तब भी थी और 5 साल पहले भी थी। तो अपराध मुक्त और भय मुक्त समाज ऐसे कैसे बनेगा अगर पुलिस अपराधों को कैजुअली लेंगे? बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं आपने देखिए बहुत अच्छे ढंग से बताया कि कुछ वजह भी बताई आपने कि इन वजहों से अपराध पर जो है वो ज्यादा अपराध में तेजी आ रही है। मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इन चीजों में अगर कहीं ना कहीं कमी की जाएगी तो बिल्कुल सच बात है कि अपराध में जो है उसकी संख्या में रुकावट जो है जरूर आएगी। सुनील गुप्ता जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। सुनील जी, अभी आपने सुना होगा सुधीर जी भी कह रहे हैं कि देखिए कार्रवाई तो होती है, ऐसा नहीं है कि कानून के शिकंजे से कोई बच जाता है, फिर चाहे वो पुलिसकर्मी हो या आम आदमी। लेकिन जो बात यहाँ पर अभी रोहित जी ने कही, आपने उनकी भी बात को सुना होगा कि कुछ वजह हैं जिनके चलते अपराध बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है? क्योंकि कानपुर की ही हम बात करें, अभी हाल ही के दिनों में कानपुर में हिंसा हुई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही, मुझे लगता है बहुत बड़ी घटना थी, पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। प्रधानमंत्री से लेकर बड़ी जो है मौजूद थी और उस दौरान इस तरह की घटना होना पुलिस के एक्शन पर बहुत सारे सवाल खड़ा कर गया था। आप इस पर क्या कुछ कहेंगे ये हम सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक जुड़ गए हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपका जवाब लेते हैं। राहुल हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, बहुत स्वागत है, क्या राय है आपकी? बिल्कुल, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो ये मुद्दा है सुरक्षा का और पुलिस का, ये आपने उठाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपका जो डिबेट चल रहा है, मैं भी देख रहा था कि पुलिस को लेकर एक मुहिम चल रही है, पुलिस का कमिश्नरेट जो है वो कानपुर में लगाया गया, लेकिन जो पुलिसिंग है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो कार्यशैली है वो लगातार उठती जा रही है। हम लोग अखबारों और चैनलों के माध्यम से भी देखते हैं। तो कानपुर जो है वो कहीं ना कहीं एक सेंसिटिव शहर है, यहाँ पर आए दिन जो है वो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए पुलिस को कहीं ना कहीं अलर्ट रहना चाहिए। और कमिश्नरी लगने के बाद तो पुलिस विभाग में तैनाती जो है वो भी बढ़ा दी गई है, IPSओं की टोलियां जो है वो भी बढ़ा दी गई हैं। उसके बाद भी जिस तरीके से लगातार शहर में क्राइम हो रहा है, लगातार जो है वो वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें देखा जाता है कि मारपीट होती रहती है, दबंग प्रवृत्ति के लोग जो हैं वो असलहे लेकर जो है प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं जो हो रही हैं, इन पे कहीं ना कहीं पुलिस को जो है वो उनको लगाना चाहिए। बिल्कुल, यानी पुलिस को लगाम लगाना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया राहुल आपका। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, शुभम हमारे साथ में है कानपुर से। शुभम जी, आपका भी बहुत स्वागत है, क्या राय है आपकी?
जी मैम, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने जनता के बीच से मुद्दा उठाया। जी सबसे मेन चीज, मुख्यमंत्री जी कहते हैं 72 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो होती है, मतलब कि आपसे एप्लीकेशन या कागज ले लिए जाते, लेकिन पुलिस जो है कार्रवाई नहीं करती। अगर कार्रवाई कर दे, इस तरह के अपराध जो है वो रुक जाएंगे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि सिर्फ कार्रवाई की बात हो रही है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है? जी जी जी, क्योंकि पेपर पढ़ते हैं, जब आदमी मर जाता है, जब पुलिस जांचती, जब कार्रवाई करते हैं। अगर यही पुलिस एप्लीकेशन जब लोग देते हैं, पुलिस एप्लीकेशन देने, अगर पुलिस जब कार्रवाई करके कर दे तो लोग की जिंदगी बच जाती है। बिल्कुल, यानी आप यही कहना चाहते हैं कि लापरवाही जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शुभम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, लगातार दर्शक भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि आखिर कैसे इस अपराध पर लगाम लग सकेगी। सुनील जी, आपने सुना, बहुत सारे दर्शक कानपुर से हमारे साथ में अभी जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही कि जब जो जनता है वो एप्लीकेशन लेकर, अपनी तहरीर लेकर पुलिस तक पहुंचती है, तब तो एक्शन नहीं लेते। जब मामला बढ़ जाता है, मीडिया के माध्यम से सामने आता है, तूल पकड़ता है, तब जाकर कहीं कार्रवाई की बात होती है। उस पर भी ये पक्का नहीं होता है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं पुलिस कर्मियों पर। पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई, कानपुर से शुरुआत भी होती है, लेकिन कानपुर में ही अगर कमी बढ़ती जाएगी, लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो कैसे भला इस व्यवस्था का जो बनाया गया था, जिसके लिए वो जो मकसद है वो पूरा हो पाएगा? देखिए, जिस तरीके से कानपुर कमिश्नरेट बनाने की जो मंशा थी प्रदेश सरकार की, तो उससे एक उद्देश्य था कि जो लोग थे, उनकी जो समस्याएं थी, उनका ज्यादातर यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आईपीएस की पोस्टिंग करके उसको जो लोगों की समस्या थी उसको वहाँ पे तत्काल जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को हल करा दिया जाए। लेकिन जिस तरीके से जो कमिश्नरेट में, अगर आज की डेट में देखें तो सिर्फ कमिश्नरेट में 9 आईपीएस यहाँ पर अभी पोस्टेड हैं, और इसके अलावा जो तमाम सारे जो एसीपी हैं, इसके अलावा और भी कई अधिकारी हैं, वो लगातार उनको भी पोस्ट किया गया था। उसका उद्देश्य सीधा था कि एक एडीजी स्तर का अधिकारी, चूंकि उत्तर प्रदेश स्तर का अधिकारी होता है, उसको एक जिले में और खास करके कुछ थाना क्षेत्रों में उसको कमिश्नरेट स्तर पर उसको तैनात कर दिया जाए। उसका उनसे एक ही उद्देश्य था कि जो लोग थे परेशान थे, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी, और अब ऐसे में स्थिति ये थी कि वहां पर लोग जाएंगे और जा करके जैसे वो पुलिस कमिश्नर को, अगर या फिर पहली चीज तो डीसीपी को वो अपना प्रार्थना पत्र देंगे, तत्काल उसके 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को जो समस्या थी उस समस्या का हल होगा। यदि उसका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा तो मुकदमा लिखा जाएगा। कुल मिलाकर के जो फरियादी थे वो मुख्यमंत्री दरबार में जाकर के वहां पर भीड़ न लगाएं, इसके लिए इस तरीके की कमिश्नरेट की स्थापना की गई थी। और उसका ये भी उद्देश्य था कि जो जिले के अधिकारी होते, प्रशासनिक अधिकारी, तमाम जो उनकी कार्रवाइयां होती थी उनमें वो रोड़ा अटकाते थे। ऐसा मानना था कि उसको भी इससे दूर करने के लिए कि जो अधिकारी, जो आईपीएस है, वो खुद निर्णय ले सके और निर्णय लेकर के तत्काल कार्रवाई भी कर सके। उन सब जो तमाम सारे उद्देश्य थे, वो सब के सब जो उद्देश्य है उनको दरकिनार करके अब जो स्थितियां हैं कि लोग अपने जो ऐसे एक थाने पर जाकर के उनकी जो समस्या हल हो जानी चाहिए वो पुलिस कमिश्नर के यहाँ पे जाकर के हल नहीं हो रही, और मजबूरी में जाकर के लोग मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाकर वहां पर भी अपना प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। और क्योंकि जो ये पूरी की पूरी समस्या है, कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर के स्तर से हल हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल, पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी प्रार्थना पत्र देने के बाद में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लोगों को एक प्रार्थना पत्र दिया, महीना भर हो गया, उनको कोई न्याय नहीं मिल रहा है। उनको किसी प्रकार की, उनको कोई जो प्रार्थना पत्र दे के आगे, उनको ये भी नहीं पता है कि अब उनका प्रार्थना पत्र किस स्तर पर लंबित है, कौन सा अधिकारी उसके मामले की जांच कर रहा है। तो इन सब तमाम सारे ऐसे ही मामले, जो कानपुर का आउटर एरिया बनाया गया, आउटर एरिया में भी यही स्थिति है कि व्यक्ति थाने से जा करके पुलिस सीओ के यहाँ, और सीओ के यहाँ जा करके एसपी के यहाँ जाकर के, वहां से जो एसपी आउटर है उनके यहाँ पहुंचने के बाद अब वो एडीजी स्तर पर जाता है, आईजी के यहाँ जाता है। आईजी के यहाँ भी देने के बाद में सब कुछ वही गोलमोल करके आईजी के यहाँ से प्रार्थना पत्र घूम करके वही सीधा थाने पहुंचा दिया जाता है। लेकिन आईजी स्तर के अधिकारी, एडीजी स्तर के या फिर पुलिस कमिश्नर स्तर के अधिकारी इस बात की मॉनिटरिंग कतई नहीं करते हैं कि जो मेरे यहाँ प्रार्थना पत्र लेकर के व्यक्ति आया था, आखिर वो क्यों आया था और किस कारण से आया था, आखिर क्या जरूरत पड़ गई कि उसको पुलिस कमिश्नर के पास आना पड़ गया, एडीजी के पास आना पड़ गया, आईजी के यहाँ आना पड़ गया, क्योंकि वो फिर उठा करके उसे प्रार्थना पत्र को वहीं का वहीं भेज दिया जाता है और उसकी जो समस्या थी उस जस की तस रह जाती है। और यही कारण है कि अब लोगों का जो चाहे पुलिस कमिश्नरेट हो या आईजी हो या फिर एडीजी हो, उनके सबसे उनका विश्वास उठता जा रहा है और लोग परेशान होकर के कोई
मजबूरी में कोई आत्महत्या कर रहा है, तो किसी को कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से कोई प्रताड़ित है, तो इन सब चीजों पर कहीं ना कहीं पुलिस कमिश्नर को खुद ध्यान देना पड़ेगा। जो आखिर उनका जो प्रार्थना पत्र आया था उसकी वो मॉनिटरिंग उनको करनी पड़ेगी। अगर वो मॉनिटरिंग नहीं करते तो जाहिर सी बात है इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती रहेंगी। अभी जैसा कि हमारे साथ में जो रिटायर्ड पूर्व IPS है सुधीर मिश्रा जी बैठे थे, उनका कहना था कि जो घटनाएं हुई, घटनाओं का जो मोड ऑफ अप्रेंडिस वो क्या था, वो जाहिर सी बात है जो घटनाएं हुई वो कोई रिश्तेदारी में किसी रिश्तेदार ने हत्या कर दी या किसी पड़ोसी ने हत्या कर दी, कोई जमीन का विवाद था या कहीं जोरू का विवाद था। लेकिन बड़ी बात यह थी कि कई ऐसे मामले हो रहे हैं कि जिनमें ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं वो लोग परेशान होकर के थाने से लेकर के पुलिस कमिश्नर के अलावा जो आउटर के में ADG तक पास जाकर परेशान हो गए, लेकिन उनकी जब सुनवाई नहीं हुई तो जाकर के थकार के वो घर में बैठ गए और इसका जो सीधा फायदा उसको मिला, उन दबंगों को मिला जिनको लगा कि अब कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी और उन्होंने इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे दिया। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देखिए लापरवाही, सुनील जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लापरवाही बड़े स्तर पर है, अगर उस स्तर पर जल्दी से ठीक नहीं किया गया तो बड़ा नुकसान भी कहीं ना कहीं उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सुनील जी, आपके पास वापस लौटेंगे और भी लोगों की राय जानते हैं। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ में है, चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ में है, कुरुक्षेत्र से हैं। चंद्र प्रकाश जी आपका स्वागत है हमारे के न्यूज पर, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं नहीं जानता कि वहाँ किस प्रकार से समस्याओं का निपटारा होता है, परंतु हमारे हरियाणा में CM विंडो खोल रखी है, वहाँ आप शिकायत करिए और उसका निपटारा होता है। परंतु मैं देखता हूँ कि CM विंडो पर आप कितनी शिकायत कर लो, आप जब सूचना आयोग के माध्यम से राज्य सूचना आयोग तक पहुँचोगे तो वहाँ जो अधिकारी राज्य सूचना आयोग में बैठे हैं वो एक ही बात कहते हैं, अरे छोड़ो यार निपटारा कर लो, आपस का मामला है, गांव का मामला है, एक ही गांव में तुमने रहना है, इसी गांव में सरपंच ने रहना है। वो मीठी बातें करा करके और वही समझौता करवा करके और निपटारा करवा देते हैं, और जब हम वापस आते हैं गांव में तो वही समस्या मुंह बाहे खड़ी होती है। उसी प्रकार से समस्या का निदान होता नहीं, वही सरपंच की धींगा मस्ती होती है। कहने का मतलब ये है कि CM विंडो के माध्यम से कितनी ही शिकायत भेज लो, आप कितने ही अधिकारियों से मिल लो, लास्ट में वो कहते यही है कि समझौता कर लो। धन्यवाद। यानी कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो काम नहीं करना चाहती है। देखिए अलग अलग प्रदेशों से लोग जुड़ रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि लापरवाही तो होती है और इसी लापरवाही के चलते ही चीजें ठीक नहीं हो पाती। अभी सुनील जी ने काफी अहम बातें कही, अली आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि देखिए लापरवाही लगातार हो रही है और एक से दूसरे के ऊपर ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ना सरकारी दफ्तरों को लेकर एक वो बना दिया गया है कि किसी और के पास भेज देंगे, फिर वो आपको किसी और के पास भेज देंगे। इस तरह से अब जो प्रार्थी होता है वो अपना प्रार्थना पत्र लेकर, अपनी तहरीर लेकर इधर से उधर चक्कर काटता रहता है, लेकिन कार्रवाई होती कुछ नहीं है। ऐसे में परेशान सिर्फ और सिर्फ प्रार्थी होता है। तो देखिए अली, बड़े नियम कानून कायदे बनाए जा रहे थे कि बिल्कुल त्वरित कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही थी, 15 दिनों के भीतर ही एप्लीकेशन पर एक्शन लिया जाएगा, लोग जनता दरबार में पहुंचते हैं। लूपहोल कहां पर रह रहा है? क्या मुझे लगता है कि आपको भी ऐसा लग रहा है कि अब पुलिसकर्मियों पर पहले सबसे एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि जनता जो है वो थोड़ी राहत भरी सांस ले सके? गरिमा, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पोर्टल जो है, जो IGRS है, इसको उसमें लोग IGRS डालते हैं, उसका समाधान भी होता है, निस्तारण भी निकलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब से लखनऊ कमिश्नरेट हुआ है, यूपी में सबसे पहला कमिश्नरेट यूपी का लखनऊ था, और जब से कमिश्नरेट हुआ है जहां पर 2 से 3 IPS जो थे वो राजधानी को चलाते थे, जो मतलब फ्रंट पे आके जो राजधानी चलाते थे, वहां पे 10 के ऊपर बैठे IPS इस वक्त राजधानी को चला रहे हैं। तो मान के चलिए कि इस वक्त जनता भी बड़ा कंफ्यूज है कि भाई पहले SP सिटी होता था, उसके बाद डायरेक्ट SSP होता था, फिर DIG होता था, फिर लेकिन अब यहाँ ADCP से शुरुआत होती है IPS की और ADG तक जाती है। तो DCP पश्चिम, DCP पूर्वी, DCP मध्य, ADCP, तो तमाम जो IPS बैठ गए हैं, तो पब्लिक भी, जनता भी एक असमंजस में है कि हम अगर अपनी प्रार्थी अगर अपनी एप्लीकेशन देता है, अपना प्रार्थना पत्र देता है, तो वो दे कहां पर? अगर वो ADCP पास जाता है तो कहते हैं कि डायरेक्ट आप DCP पास जाइए, DCP के पास जाता है तो कहते हैं कमिश्नर के यहाँ से फॉरवर्ड कराइए, अब उसको कमिश्नर पर जाता है तो कहते हैं आप ज्वाइंट कमिश्नर के यहाँ से इसको फॉरवर्ड कराइए। तो कहीं ना कहीं इस वक्त जनता भी कंफ्यूज है ये कमिश्नरेट होने से कि किस तरह से काम किया जाए और किस तरह से जो है अपने प्रार्थना पत्र की जल्द से जल्द उसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाए
तो कहीं ना कहीं एक कमिश्नरेट होना भी एक जनता के लिए एक भारी चुनौती है। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए सुधीर जी से हम इसका जवाब लेते हैं। सुधीर जी, अभी देखिए अली ने काफी अहम बात यहाँ पर की, कमिश्नरेट व्यवस्था होने से दिक्कत जनता को हो रही है कि वो समझ नहीं पाते, लेकिन ठीक है, इस दिक्कत को एक बार मुझे लगता है कि ये माउथ टू माउथ पब्लिसिटी के माध्यम से या बाकी की चीजों के नियम कानून कायदे जब आपको इन पचड़ों में पढ़ना पड़ता है तो अपने आप पता चल जाते हैं, उससे बचा जा सकता है। लेकिन सुधीर जी, मकसद था कमिश्नरेट व्यवस्था को लागू करने का यही कि कानून व्यवस्था पर लगाम लगेगी, आसानी होगी जनता की समस्याओं को सुन पाने और उनके निवारण में, और अगर यही समस्या बन जाए तो फिर आखिर कैसे लगाम लगेगी? आपको लग रहा है कि अगर ये समस्या है तो इसको लेकर भी विभाग को ही काम करना चाहिए था, लोगों को ये जानकारी पहुंचानी चाहिए थी कि किसके पास जाना है किस समस्या के लिए? भाई आपने बहुत सही बात कही, लैक ऑफ एजुकेशन ही सबसे बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हम सिस्टम में चीज लागू कर देते हैं, लेकिन वो सिस्टम में वो चीज सोसाइटी में एक्सेप्ट होने में टाइम लगता है। आप याद कीजिए गरमा जी, जिसमें कंप्यूटर सिस्टम आया था, कंप्यूटर ऑपरेटर लगे थे, लगा था पूरा हिंदुस्तान खत्म था, पूरा बेरोजगार सब खत्म हो जाएगा। आज आईटी से कितने करोड़ लोगों को जॉब मिला हुआ है, कितने लोग आज बिना मोबाइल बिना कंप्यूटर के किसी का काम नहीं चल रहा है। तो जो कमिश्नरेट आप देखिए, दिल्ली में देख लीजिए, बॉम्बे में देख लीजिए, हमारे यूपी का बॉम्बे में जाता है, कमिश्नरेट बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि वहां का सिस्टम को पता है कमिश्नरेट कैसे काम करती है। यही प्राणी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के कुछ कर्मचारियों को भी आती है कि पहले उनकी कार्य करने का जो तरीका था एक अलग था, अब कमिश्नरेट को तरीका बदल गया है, उनको अपने हिसाब से बदलना पड़ेगा। और अगर जब सहमत होंगी, जब भी कोई परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए होता है और उस परिवर्तन का परिणाम भी अच्छा ही निकलता है। हम मानते हैं इससे तो आपको थोड़ी कठिनाई हो रही है, पब्लिक को हो रही है, पुलिस को भी हो रही है। आप देखिए पुलिसकर्मी भी परेशान होते हैं, उनको भी वो सिस्टम एक्सेप्ट करने में दिक्कत आ रही है। पहले पीएससी हमारी सारी डंडा चलाती थी, आज पुलिस लाइन में सारी ड्यूटी कर रही है। तो जब मॉडल ऑपरेशन चेंज होती है, काम करने का तरीका बदलता है, तो वहां के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने में टाइम लगता है। और आप इसी जानने करेंगे, आपके बात हम कहना चाहेंगे, पब्लिक थोड़ा परेशान हो जाए, थोड़ा पता नहीं, उसको जानकारी नहीं है। पहली बात आपको बता दें, आपको मदद कहना चाहेंगे आम जनता से, किसी को भी एप्लीकेशन देने के लिए किसी भी अधिकारी से पावर चलाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो अपनी समस्या, अपने ग्रीवेंसेस जिस अधिकारी के पास जा रहा है डायरेक्ट दे सकता है। गंदा था, इस चक्कर में गुंडला है। और आज ही सीआरपीसी में भी व्यवस्था है, आपकी कोई ना सुने, पुलिस नहीं सुने, प्रशासन नहीं सुने, मुख्यमंत्री नहीं सुने, कोई ना सुने, कानून आपकी सुनेगा। 156 दिन में आप कानून को एप्लीकेशन दीजिए, वो तलब करेगी। कोई मना करके बच नहीं सकता, जो मना करेंगे वो उस कानून की हद में आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी हर एक के ऊपर एक चेक बोर्ड बना है, माननीय मुख्यमंत्री का जो पोर्टल बना हुआ है उसमें टाइम बाउंड है। जो अधिकारी टाइम बाउंड काम नहीं कर रहे हैं, आप आरटीआई डाल के जानकारी कर सकते हैं, कितनों को सजा मिल चुकी है। लेकिन वही चीज ना, आपने अपने जवाब की शुरुआत की ना सुधीर जी, कि लैक ऑफ एजुकेशन, आपने अपने जवाब की शुरुआत में ही कहा कि लैक ऑफ एजुकेशन, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा है। और ऐसे में कानून व्यवस्था अगर पहले ही थोड़ी सी अपने आप, मतलब पहले ही एक तो लैक ऑफ एजुकेशन, उसके बाद अगर एजुकेशन लेने के बाद में कोई प्रार्थी जानकारी हासिल करने के बाद में आप तक पहुंच भी जाता है, उसके बाद आप उसे चक्कर कटवाएंगे, इधर से उधर भेजेंगे, तो जो व्यक्ति पहले से परेशान है फिर वो किस हद तक परेशान हो जाएगा। मुझे लगता है ये बात समझ सकते हैं आप, इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि आप प्रशासनिक सेवाओं में रहे हैं। खैर, आगे बढ़ेंगे। एक दर्शक हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, क्या नाम है आपको और क्या राय है आपकी? मैं लखनऊ से बात कर रही हूँ। जी नीतू जी आपका स्वागत है, अपनी बात रखिए। मैम, केवल कमिश्नरेट व्यवस्था बना देने भर से अपराध पर लगाम नहीं रख पाएगा। हाँ जी, आज भी आप उसमें देखिए, मीडिया में, पेपर्स में देखिए, दबंग लोग वैसे ही अपराध कर रहे हैं और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, और पुलिस अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। और केवल ये सोचने से कि सब कुछ चंगा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, इससे काम नहीं चलेगा मैम, जब तक ईमानदारी से काम नहीं किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नीतू जी आपका अपनी राय रखने के लिए। तो नीतू जी हमारे साथ में थी, दर्शक हैं लखनऊ से। देखिए उन्होंने काफी अहम बातें की, उन्होंने कहा कि ईमानदारी बहुत जरूरी है। लखनऊ से हमारे साथ में अली लगातार बने हुए। अली, आपको लगता है कि पुलिसकर्मी या जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं ईमानदारी के साथ काम करते हैं? क्योंकि भी देखिए दर्शकों ने साफ बिल्कुल कर दिया है कि ईमानदारी होगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जो भी कमी फंसती है, जो भी लोग पहुंचते हैं अपनी प्रार्थना पत्र लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, अगर ईमानदारी के साथ हर व्यक्ति काम करे, प्रशासनिक कम से कम अधिकारी, तो उनको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अली,
जी गरिमा, जैसा कि नीतू जी ने अभी कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर कमिश्नरेट लागू करने से कुछ नहीं हो जाएगा। जब तक पुलिस अपनी निष्ठा और अपनी ईमानदारी से काम नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ये बिल्कुल उन्होंने सही बात करी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर महकमा पुलिस का या हर डिपार्टमेंट जो पुलिस का है वो इस तरह से काम नहीं कर रहा है। वो अपने कामों पे अपने सराहनीय कार्य भी दिखा रहा है, अपने कामों पे जो खरा भी उतर रहा है अपने कामों पे। ऐसी बात नहीं है कि कहीं हर जगह पुलिस प्रशासन जो है वो पड्डेबाजी कर रहा है। लेकिन ज्यादातर ये अब देखने को मिल रहा है, खासकर मैं लखनऊ की अगर बात करूं तो ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो प्रार्थी है जो एप्लीकेशन लेके थाने जाता है उसकी एप्लीकेशन एसीपी तक नहीं पहुंचती है। अगर वो एसीपी तक लेके जाता है तो उसकी जो एप्लीकेशन है वो एडीसीपी या डीसीपी तक नहीं पहुंचती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आखिरी पड़ाव वो कमिश्नर क्या लेके जाता है एप्लीकेशन, और कमिश्नर क्या से भी फॉरवर्ड होकर फिर थाने पे आती है। तो उसकी भी एक बैठ के आमतौर से सबको तो नहीं कहूंगा लेकिन कुछ लोग बैठ के उसकी भी लाइजनिंग करते हैं कि भाई ये एप्लीकेशन आई है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सी लखनऊ में चौकियां ऐसी हैं, बहुत से चौकी इंचार्ज ऐसे हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि कहीं से एप्लीकेशन आए तो कुछ हिसाब किताब बनाया जाए, जो एक सत्यता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको देखी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ के चौकी इंचार्ज हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं, वो इस इंतजार बैठते हैं कि कोई एप्लीकेशन आ जाए, कोई तलाक की आ जाए एप्लीकेशन, या 376 की आ जाए, 302 की आ जाए, 307 की आ जाए, तो हम अपना उसमें अपने कामों को अंजाम दें, अपनी जो चीजें जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करें। तो इस तरह नीचे से लेके ऊपर तक सभी लोग इस इंतजार में रहते हैं। और जब इस तरह की बात अगर उनसे की जाए कि भाई ये 376 का है तो इसको जेल भेजा जाए, तो जेल नहीं, 376 अभी साबित नहीं हुआ है, अभी डॉक्टरी होगी, अभी ये होगा, अभी वो होगा। तो सब कुछ करके कहीं ना कहीं से जो दोषी होता है, जो गिल्टी होता है, उससे कहीं ना कहीं जो अपनी मालवाड़ी करके, अपनी चरामरी करके चीजों को जब सामने बात आती है तो उसे पूछा जाता है, तो ये कहा जाता है कि भाई हमारे ऊपर और लोग भी बैठे हैं, हमें वहां तक भी पहुंचाना होता है, हम इसमें अकेले जिम्मेदार नहीं। तो ये हमारे ऊपर कौन बैठा है, इसका सवाल, इसका जवाब गरिमा मुझे आज तक मैं समझता हूँ नहीं मिल पाया है। बिल्कुल, यानी देखिए साफ तौर पर निकलकर वही बात सामने आती है ना कि लापरवाही है, ईमानदारी नहीं है, ये सारी चीजें हैं जो कानून व्यवस्था पर लाख सवाल खड़े कर रही हैं। रोहित मिश्रा जी भी हमारे साथ में लगातार बने सामाजिक कार्यकर्ता है। रोहित जी, आप सुन रहे हैं, आपने पहले जवाब में ही बड़ी अच्छी बात कही थी कि देखिए चीजें जो हैं अगर वो ठीक होंगी, और जो वजह है बेरोजगारी को आपने लेकर बोला कि काफी असर उससे भी पड़ता है अपराध पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो अपराध पर नियंत्रण बनाने के लिए बनाए गए हैं उनका ईमानदार होना सबसे पहले तो जरूरी है? अपराधी तो अपराधी है, लेकिन अपराधियों पर जो नियंत्रण कर रहा है अगर वो ही अपराधी बन जाएगा तो कैसे लगाम लगेगी? इसका जवाब भी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। रोहित हमारे साथ में एक दर्शक जुड़ चुके हैं कानपुर से। रोहित जी, आपका बहुत स्वागत है, बताइए क्या राय है आपकी? रोहित से हमारा संपर्क टूट गया है। एक और दर्शक जुड़ गए हैं, पवन जी हमारे साथ में है कानपुर से। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैम, ये जब से कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है, यहाँ पे 14 आईपीएस अफसर हैं। 14 आईपीएस अफसर होने के बाद भी यहाँ पे किसी हत्या हो, लूट हो, किसी भी घटना पे यहाँ पे लगाम लगा पाने में ये लोग एकदम नाकाम रहे। ये कानपुर में कमिश्नरेट प्रणाली की सबसे बड़ी दुर्दशा है। यहाँ पे थाने में अगर व्यक्ति जाता है अपनी एफआईआर लिखाने तो वहाँ का इंस्पेक्टर स्वयं बैठता है, अपने मन मुताबिक एफआईआर लिखाता है। अगर उसके साथ लूट की घटना हुई है तो वहाँ पे वो लूट ना दिखा के उनसे ये कहते हैं कि आप ये लिखिए कि वो अज्ञात व्यक्ति आए और मेरी चेन लेके चले गए, ताकि उन बिल्कुल, यानी ठीक तरह से प्रार्थना भी नहीं सुनी जाती, आप ये कहना चाहते हैं, जिसके चलते ही जो है दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल पवन, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय हमारे साथ के न्यूज पर रखने के लिए। तो रोहित जी से हम सवाल कर रहे थे। रोहित जी, बताइए आपको क्या लगता है कि अपराध नियंत्रण करने वालों पर ही अपराध हावी ना हो जाए, वो खुद अपराधी ना बन जाए, इसके लिए क्या करना चाहिए जल्दी से? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध नियंत्रण के लिए हमारे पास गृह विभाग होता है, और गृह विभाग में संतरी से लेकर के मंत्री तक होता है। संतरी की जिम्मेदारी जहां थाने की रक्षा करना है, वहीं थाने में बैठे लोगों की जिम्मेदारी है समाज की रक्षा करना। अब ये समाज की रक्षा ना कर पाने में कहां पर कमी आ रही है, इसके लिए हमें लगता है पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी अंतरात्मा को झकझोरना भी होगा। क्योंकि अभी जो भी बातें आई हैं, चाहे अली साहब ने
बोली हो, चाहे गुप्ता जी ने, और चाहे जो आपके पास जो फोन कॉल्स आ रही हैं, उनमें ले दे करके जो ठीकरा है वो पुलिस के सिर पर ही फोड़ा जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो जिम्मेदार विभाग है वो पुलिस विभाग ही है अपराध नियंत्रण के लिए। अब बीच में एक बात उठी थी कम्युनिटी पुलिसिंग की। हमें लगता है कि कम्युनिटी पुलिसिंग, और सबसे बड़ी बात जो वार्डन लेवल के लोग हैं, वार्डन लेवल के जो लोग हैं, और पुलिस के पास एक और विभाग है LIU। LIU अगर घटनाएं बढ़ रही हैं अपराध की और समाज में लड़ाई और झगड़े की, फौजदारी की, तो इसका मतलब है LIU कहीं ना कहीं निष्प्रयोज्य भी साबित होता चला जा रहा है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ नेताओं की रक्षा करना ही नहीं है, आम जनता की रक्षा करना भी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का ही काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, लोग लड़ रहे हैं, लोगों में झगड़े हो रहे हैं, हाँ। लोगों में फौजदारी मामले बढ़ रहे हैं। ये जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी से पुलिस भाग नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल, यानी पुलिस को भागना नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित जी, पुलिस को भागना नहीं है, उन्हें अपने काम ठीक तरह से निभाने हैं, तभी जाकर अपराध पर अंकुश लग पाएगा, लगाम लग पाएगी और प्रदेश अपराध मुक्त हो पाएगा। वक्त की कमी है, आप सबको यहाँ पर रोकना पड़ रहा है। आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अपराध की बहार देखने को मिल रही है, क्योंकि अपराध नियंत्रण करने वालों पर जो जिम्मेदारी है, अगर वो ही अपराध में संलिप्त होते जाएंगे, अपराधियों की मदद करते जाएंगे, तो अपराध की बहार तो देखने को मिलेगी। खैर, इस बीच एक खबर लखनऊ से सामने आ रही है। बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित किए गए हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित किए गए हैं। यह अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि बार एसोसिएशन के नतीजे सामने आए हैं और एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं सुरेश पांडे। तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने सुरेश पांडे। फिलहाल ये बड़ी खबर, बार चुनाव में कुलदीप मिश्रा महामंत्री बने हैं। तो बार चुनाव में कुलदीप मिश्रा महामंत्री बने हैं, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बार चुनाव में कुलदीप मिश्रा महामंत्री बने, यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तो इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं अनुराग त्रिवेदी। तो बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने हैं अनुराग त्रिवेदी, अहम खबर। और कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर प्रसून शुक्ला, विपिन यादव जीते हैं। तो ये अहम जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर, कोषाध्यक्ष पद पर मारुत शर्मा ने बाजी मारी है। तो कोषाध्यक्ष पद पर मारुत शर्मा ने मारी बाजी। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो लखनऊ से खबर, बार एसोसिएशन के नतीजे घोषित हो गए। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे थे और आज हमने चर्चा की है कि अपराध पर बहार आखिर क्यों है, क्योंकि लगातार जो अपराध नियंत्रण करने वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त होते जा रहे हैं, जिसके चलते इसमें बहार देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप बन रहे के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।